गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, सुप्रभातम। क्लास 10 विषय हिंदी साहित्य, पाठ्य पुस्तक चैप्टर 8, शीर्षक कन्यादान नामक पाठ के प्रश्न और उत्तर ऋतुराज द्वारा रचित इस प्रश्नोत्तर नामक शीर्षक का यह सेकंड भाग है। इस शीर्षक के अंतर्गत 1-2 प्रश्न हो चुके थे, अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि कन्यादान नामक चैप्टर कन्या को लेकर लिखा गया है, अर्थात ऋतुराज जी ने कन्या को, लड़की को माँ बाप की एक अंतिम पूंजी बताया गया है, सबसे बड़ी सुख समृद्धि बताया गया है। एक माँ अपनी बेटी को कन्यादान करते समय अर्थात ससुराल जाते समय, जब वो उसकी शादी होती है, उस समय की बात हो रही है, तब उसको समझाती है, वो तरह तरह के अच्छे अच्छे गुण भेजती है और आधुनिकता के दौर में जीने के लिए कहती है। वो पुरानी परंपराओं को, पुरानी संस्कृतियों को, पुरानी कुर्तियों को भूलने के लिए अर्थात उनको नष्ट करने के लिए, उन पर न चलने के लिए प्रेरित करती है। आज के युग के अनुसार अपनी लड़की को शिक्षा देती है और आवश्यक भी है, क्योंकि पुरानी कुर्तियों, पुरानी संस्कार परंपराओं से जीने से व्यक्ति को हानि होती है और उसकी कमजोरियों का सामने वाला फायदा उठाता है। जैसा कि स्त्री वर्ग को विशेष प्रकार से उसका शोषण किया जाता है, उसके अधिकारों का दमन किया जाता है। कुछ उसकी ससुराल में जाने के बाद में कुछ वो आदर्शों में इतनी बंध जाती है, पुराने आदर्शों में, परंपराओं में, कि वो अपने ना तो जीने लायक ही रहती है, ना मरने लायक ही रहती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत एक माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि रोटियां सेक, आग जो आग होती है वो रोटियों को सेकने के लिए होती है, आग अपने आप को जलाने के लिए नहीं होती है। तो इस प्रकार की शिक्षा दे रही है एक माँ अपनी बेटी को, और पुरानी परंपराओं में न जीने के लिए, आधुनिकता के दौर में जीने के लिए अब वो कह रही है कि जीना वहाँ अपने गुणों पर, अपने सुंदरता पर, अपने मनमोहकता पर, अपनी भावुकता पर, अपने लावण्य पर, अपनी युवावस्था पर इतनी तू लालायित नहीं होना कि सामने वाला इस तेरी कमजोरी का फायदा उठा ले। क्योंकि होता क्या है कि आज का जो युग है वो पुरुष प्रधान युग है, पुरुष को ही सब कुछ माना जाता है, स्त्री को तो केवल एक चौके चूल्हे के किचन तक ही माना जाता है। तो इस कारण से यहाँ एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा ले रही है कि तू चौके चूल्हे तक ही नहीं रहना, सीमित मत रहना। जब कभी भी तेरे ससुराल में कोई अन्याय की ऐसी बात हो, तेरे अधिकारों का दमन किया जा रहा हो, तेरे या तुझे परेशान किया जा रहा हो, तो वहां न्याय के लिए तू लड़ते रहना। अगर ऐसी कोई बात आए तो हमें तू अवश्य बताना है। यहाँ इस प्रकार ये मैंने संक्षिप्त परिचय दे दिया। अब प्रश्नों उत्तरों की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ जो सेकंड प्रश्न था वो दहेज के बारे में बताया गया है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना, यह प्रश्न है सेकंड प्रश्न का सेकंड प्रश्न है कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए समझा, इसलिए अच्छा समझा क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को वो अच्छे से प्राप्त कर सके, अपने कर्तव्यों को अच्छे से वो पहचान सके। और क्योंकि जो आजकल जो स्त्रियों के साथ में जो किया जा रहा है, स्त्रियों को खरीदा जा रहा है, अर्थात जो बेटे का बाप होता है वो अपने बेटे की शादी जब करने जाता है किसी लड़की से, किसी कन्या के घर में, तो वो एक दहेज की मांग करता है कि मुझे मेरा बेटा क्या डीएम बना, बाप का किसी के का आईएएस पीसीएस क्या बना, क्या टीचर बना, क्या पुलिस में लगा, क्या आर्मी में बना, पता नहीं। मोह इतने खुल जाते हैं कि वो लड़की के गुणों को भूलकर, लड़की के आचरण को भूलकर, लड़की की सौंदर्यता को भूलकर, सबको भूलकर वो पैसे की मांग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं। दहेज भी इतना के सामने वाला दे न सके, और सामने वाले से, लड़की वाले के पिता से अगर कोई कमी हो जाए दहेज में या कम दहेज दे दिया जाए, तो उस दहेज को लेकर उस लड़की के साथ में ससुराल में बड़े ही यातनाएं दी जाती हैं, उसको बड़ा ही कठोरताएं दी जाती है, उसके साथ में निष्ठुरता का व्यवहार किया जाता है, उसको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ इसलिए सचेत करना आवश्यक समझ रही है माँ अपनी बेटी को कि वो अपने मूल कर्तव्यों को, मूल अधिकारों को अच्छे से मांग सके ससुराल में जाने के लिए, वो उसके लिए सचेत कर रही है, क्योंकि न्याय की बात कर सके ससुराल में जाने के लिए। यह इस प्रश्न का आंसर है। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, पुस्तकों की और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। अतः पीठिका थी धुंधले प्रकाश, जिस प्रकार एक जो
पाठिका होती है, अर्थात पढ़ने वाली जो होती है, चाहे वो कवि हो, कवयित्री हो, चाहे रचयित्री हो, या कोई पढ़ने वाली पाठिका है कोई, जिस प्रकार एक उपमा दी जा रही है कि लड़की, उस माँ बाप की लड़की अभी विवाह से पहले क्या लड़की की स्थिति है, अर्थात कितना वो समझदार है अपने आप में, तो उसकी उपमा दी जा रही है कि पाठिका से, जो पढ़ने वाली पाठिका हो, कोई लड़की पढ़ रही हो या कोई कवयित्री पढ़ रही हो, रचयित्री पढ़ रही हो, तो उस समय धुंधला प्रकाश हो, अर्थात प्रकाश कम हो, और कम प्रकाश में वो जब पढ़ती है अपनी रचना को, अपने किसी कविता को पढ़ती है जब, तो वो उसको ढंग से नहीं पढ़ पाती है। कुछ पंक्तियों में तो लय लग जाती है, लेकिन कुछ पंक्तियों में लय नहीं लग पाती है। वो किसके कारण नहीं लय आ पाती है? वो कम प्रकाश के कारण लय नहीं आ पाती है। तो इस कारण यहाँ जो माँ है, यहाँ ऋतुराज जी हैं, माँ के माध्यम से कह रहे हैं कि वह अभी पाठिका है, वो अभी धुंधले प्रकाश में, अर्थात उसको सुख पढ़ना तो आता है, सुख को सहन करना तो आता है, सुख में रही है। वो अपने माँ बाप के पास में हमेशा, आपने देखा होगा, सुख में रहती है, अच्छे से स्वतंत्र रूप से रहती है, स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप करती है, माँ बाप की गोद में खेलती है, हंसती है, हर कार्य को स्वतंत्र रूप से एक उन्मुक्त पंछी की तरह वो अपने माँ बाप के पास में रहती है। अविवाहित होती है जब वो, तो उसे सुख को तो पढ़ना आता है, बट उसको दुख को बांटना नहीं आता है। तो हो सकता है कि जब वो ससुराल में जा रही है तो वहां उसको दुख प्राप्त हो, तो दुख प्राप्त ना हो, वो न्याय की बात कर सके, वहां अन्याय को न झेले। तो इससे पहले वो कह रही है कि मेरी लड़की अभी धुंधले प्रकाश की तरह, एक पाठिका जैसी होती है उसकी तरह है, उसको सुख को झेलना तो आता है, लेकिन जो दुख को झेलना नहीं आता है। यहाँ ऋतुराज जी कह रहे हैं कि कन्या के विवाह से पहले जो कन्या होती है वो सुख को तो बांचना आता है उसको, लेकिन दुख को बांचना नहीं आता है। यह इस प्रश्न का आंसर है। मां को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी, यह प्रश्न है। यह चौथा प्रश्न है आपका इस पाठ का, कन्यादान नामक पाठ का। तो मां को अपनी बेटी वास्तविक अंतिम पूजी इस कारण से लग रही है कि मां के हर कार्य में जो भागीदारता निभाती है वो बेटी ही होती है। बेटा सहभागिता उतनी नहीं निभा पाता है क्योंकि पुरुष है, पुरुष होने के बाद नाते, बट बेटी जो होती है वो हर कार्य में अपनी माँ की सहभागिता निभाती है। चाहे वो किचन का काम हो, किचन में चाहे रोटी बनाना हो, चाहे सब्जी बनाना हो, चाहे और कुछ कार्य करना हो, चाहे घर में झाड़ू लगाना हो, चाहे घर में पोंछा लगाना हो, चाहे कोई ऐसी अन्य बात हो जो माँ को पसंद हो, वे सभी कार्य और बातें एक लड़की एक हेल्प के रूप में कार्य करती है। तो लड़की को अंतिम पूंजी माने, और ऋतुराज जी ने यहाँ इसलिए कहा है कि वास्तव में जितना लड़की एक माँ की मदद करती है उतना लड़का भी नहीं करता है, और एक माँ की वो अंतिम पूंजी है। क्योंकि माँ को किसी प्रकार की तकलीफ होती है, माँ को किसी प्रकार की कठिनाई होती है, किसी भी प्रकार का दुख होता है, तो बेटी ही उसको उस दुख को बांटने के लिए और उस दुख को बांटने के लिए, कम करने के लिए बेटी ही उपस्थित होती है, अर्थात बेटी ही माँ की सहायता करती है। अब वह बेटी अपने गांव को छोड़कर ससुराल जा रही है, तो उस समय माँ बाप के लिए, केवल माँ के लिए नहीं, बाप के लिए भी बेटी बेटे से बढ़कर होती है। मैं तो कहूँगा कि बेटे से बढ़कर हमेशा बेटी होती है। जितना बेटी कर सकती है उतना बेटा नहीं कर सकता है। इसलिए सेव गर्ल्स चाइल्ड, अर्थात बच्चियों को हमें बचाना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से ये कहा जा रहा है, अर्थात यहाँ माँ को अंतिम पूजी इस कारण से, यहाँ माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूजी इन कारणों से कहा है। यह इस प्रश्न का उत्तर है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है? माँ ने अपनी बेटी को तरह तरह की सीख दी है। माँ ने कहा है कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, अच्छी बात है, वहां सारे कार्य करना है, अच्छे से करना, ढंग से करना, तरीके से करना, व्यवहार कुशलता रखना। लेकिन जब तू रोटी बनाए आग पर, अग्नि से रोटी जब सेकेगी तो उससे रोटियां ही सेकना, कहीं अपने आप को जला मत लेना। क्योंकि रोटियां जो, आग जो होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है।
अपने आप को जलाने के लिए नहीं होती हैं। इसलिए तो उस आग से अपने आप को मत जला लेना, अर्थात वहां पताड़ना मत झेलना कि दहेज के कारण तुझे जला दिया जाए, अर्थात इस अन्याय को कभी मत झेलना, अर्थात अपने कर्तव्यों को, अपने मूल अधिकारों की हमेशा मांग करना। क्योंकि जब एक लड़की अपने ससुराल में जाती है तो कुछ बंधन हो जाते हैं, आदर्शों से वो बंध जाती है, वो कुछ नहीं कर पाती है, अर्थात अपने आप को संकुचित रूप में रखती है। जिस प्रकार एक कुएं का मेंढक होता है, कुएं में ही टर्न टर्न करता रहता है, उसी प्रकार एक बेटी जो होती है वो ससुराल में जाके कूप मंडूक की तरह हो जाती है, अर्थात ससुराली जन जो होते हैं उसके ससुराल वाले होते हैं, उसके साथ में बड़ा ही दुख और शोषण करते हैं, उसके साथ उसका शोषण करते हैं, उसको ढंग से जीने नहीं देते, उसके अधिकारों को ढंग से प्राप्त नहीं करने देते हैं। और भी तरह तरह की माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि वहां रहना, अपनी सुंदरता पर, अपने लावण्य पर, अपने गोरेपन पर तू इतना मत रीझना कि तेरी इस कमजोरी को सामने वाला, उस कमजोरी को, तेरी सुंदरता, तेरी करुणा, तेरे सरल स्वभाव को, तेरे सरल व्यवहार को देखकर सामने वाला तेरा शोषण नहीं करे। इस कारण से माँ अपनी बेटी को इस प्रकार की सीख दे रही है और कह रही है, आगे भी कह रही है कि जो आभूषण होते हैं, जो वस्त्र होते हैं, ये केवल क्षणिक मात्र हैं, ये स्त्री को बांधने की चीजें हैं, इनमें इतनी मत बंध जाना तू कि तू अपने लिए जी ना पाए, अपने लिए कुछ कर ना पाए, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अन्याय तेरे साथ में हो तो अन्याय को झेलना मत, अर्थात न्याय के लिए हमेशा तू उसके खिलाफ लड़ती रहना और कभी भी अपने आप को सहज या कमजोर रूप में प्रस्तुत मत करना। क्योंकि हो सकता है कि दहेज के कारण तुझे जला भी दिया जाए तेरे ससुराल में, दहेज के कारण तुझे तेरी पिटाई भी की जाए वहां ससुराल में। तो इस प्रकार एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, अर्थात प्राचीन परंपराओं पर कुठारघात कर रही है। जो पुरानी परंपराएं हैं जिनमें इंसान या लड़की जो होती, स्त्री होती है, वो उनके माध्यम से अपने आप में वो बंध जाती है, वो कुछ नहीं करने लायक होती है, तो उन पर कुठाराघात कर रही है कि आज की तरह, आज की आधुनिकता की तरह तू जीना, अर्थात लड़की जैसी तो होना और दिखाई मत देना, और लड़कियों के सारे गुण तेरे अंतर्गत होने चाहिए, लेकिन लड़कियों जैसी मासूमियत मत दिखाना जिससे तेरा वहां तेरी ससुराल में शोषण हो सके। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर के माध्यम से इन प्रश्नों का आंसर इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। और भी इसमें रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, इनको आप स्वयं करें और इस पाठ के जो प्रश्नों उत्तर हैं इनको आप लिखें, उनको रिवाइज करें, उनको बार बार उनका चिंतन करें, और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सहर्ष मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर के माध्यम से अंतिम शिक्षा यही देना चाहूँगा मैं आपके सामने। इस पाठ से हमें अंतिम शिक्षा जो मिलती है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, सेव गर्ल्स चाइल्ड अर्थात लड़कियों को बचाने को लेकर यह चैप्टर है। लड़कियों के साथ में जो शोषण हो रहा है समाज में, हमारा समाज, हमारे पुरुषों को कुछ अपनी मानसिकता को बदलना होगा, कुछ लड़कियों को भी अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अर्थात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसा कहा है कि जिस प्रकार हम अपनी बेटियों से पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रही हो, क्या करके आई हो, इतना टाइम कैसे हो गया, कहाँ आपने गुजारा, उसी प्रकार हमें लड़कों से भी ये सारे प्रश्न करने चाहिए कि तुम इतनी रात में कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलके आए हो, सारे प्रश्न। अर्थात लड़का और लड़की को हमें समान समझना चाहिए, लड़कियों के प्रति हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए, लड़कियों के प्रति हमारी अच्छा नजरिया होना चाहिए, लड़कियों को लेकर किसी भी प्रकार की कमजोरी हमें यह नहीं देखना चाहिए लड़की है ये कमजोर है तो इसके साथ में किसी प्रकार का अन्याय किया जाए, शोषण किया जाए। हमें लोगों को सचेत करना होगा, ऐसे लोगों को सचेत करना होगा जिन लोगों की मानसिकता खराब है, जो लड़के लड़कियों को अलग अलग भाग से देखते हैं, अर्थात लड़कों को जो ज्यादा वो देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं। हमें दोनों को समांतर रूप से देखना होगा, क्योंकि लड़की है तो लड़का है और लड़की नहीं तो लड़के कहां से होंगे, तो हमें दोनों पर विशेष ध्यान देना होगा। और जो लड़की की जांच करवाने पर, अर्थात गर्भ में जो निष्ठुर लोग होते हैं, वो गर्भ में जांच करवाने के बाद में लड़कियों को खत्म कर दिया जाता है, लड़कियों को जीने नहीं दिया जाता है। अर्थात इस संसार में ऐसा कौन सा उस लड़की ने पाप किया कि उसे कोख में ही मार दिया जाता है, उसे कोख में ही खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के लोगों की हमें मानसिकता बदलनी पड़ेगी, जो जन्म लेने से पहले पृथ्वी पर
में आने से पहले, धरती पर उत्पन्न होने से पहले उस लड़की को खत्म कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो मानसिकताएं हैं हमें लोगों की बदलनी होगी। लड़का लड़की को दोनों को समान रूप से देखना होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की खुशी एक बराबर करनी होगी। इस प्रकार इस समाज को हमें कई तरीके से हमें देखना होगा, समाज को समझाना होगा, समाज के लोगों की भावना को, मानसिकता को बदलना होगा, उनके नजरिए को समांतर लेना होगा और समभाव रखना होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों को हमें बचाना होगा, क्योंकि लड़की है तो लड़का है, लड़की नहीं है संसार में तो कुछ भी है। लड़की स्वर्ग है, लड़की इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। लड़की माँ का स्वरूप है, एक सरस्वती माँ का स्वरूप है, एक भारत माँ का स्वरूप है। तो लड़कियों को लेकर हमें अपनी वेदना को, अपनी संवेदना को अच्छे रूप में प्रस्तुत करना होगा, हमें उनके प्रति नजरिए को अच्छा करना होगा। तो इस प्रकार यह आपका जो चैप्टर है यही हमें शिक्षा देता है और यह इस प्रकार ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर के एक्सप्लेन तो पहले मैं कर चुका ही हूँ। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत कर दिए हैं। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की सहज आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। आपके लिए थैंक यू और द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।